नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। विकास। विकास अथवा प्रगति ना, विकास को हम प्रगति भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। तो विचार क्या है, मतलब विकास क्या है कि ये सारे लक्ष्य, हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं बेहतर से बेहतर हों, है ना। हमारा जीवन स्तर, हमारे जीने का तरीका अच्छे से अच्छा हो, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, देश का विकास बेहतर से बेहतर हो, प्रति व्यक्ति आय, देश का सकल घरेलू घरेलू उत्पाद, देश में उत्पादन कार्य, ये सारे अधिक से अधिक हों। समानता लोगों के बीच में हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये विकास है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया मीन्स कि राजनीति में सभी लोगों की भागीदारी हो, चाहे सरकार के चयन में भागीदारी हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, अपनी बातों को रखने का अधिकार हो, जो नीतियां हैं, कानून हैं, अगर उसमें कोई मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाने की आज़ादी हो, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। तो विकास क्या वादा करता है? ये क्या बोले हैं भाई साहब, तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए क्या विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश करें, तो कोशिश करें इसमें कि व्यक्ति की श्रेणी क्या है और विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, एक ऐसा गांव में रहने वाला मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, उसके लिए विकास की आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले। उसकी आकांक्षा यही होगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है, मजदूर है, वो चाहेगा कि काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए। उसके लिए विकास का अर्थ यही है। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल जाए, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, गांव में भी वे नेता बन सकते हैं। ये सारी एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की आकांक्षाएं हो सकती हैं। पंजाब के समृद्ध किसान की आकांक्षा क्या हो सकती है, इच्छा क्या हो सकती है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ऐसे किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं, उनकी आकांक्षा क्या हो सकती है कि मानसून समय से आए, अच्छे से बारिश हो, ताकि उनकी खेती सूखे ना, खेती ना सूखे तो अच्छा उत्पादन हो, ताकि उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित किया जा सके। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, तो एक गांव में रहने वाली महिला जिसके पास ज़मीन है बहुत सारा, उसकी इच्छा क्या हो सकती है कि उसकी खेती में पैदावार खूब बढ़िया हो, उसके घर में
पूंजी जैसे कि ट्रैक्टर, मशीनें और कहने पानी वाला जो पंप है, ये सब लग जाए तो उसकी ये आकांक्षा हो सकती है, उसका घर अच्छे से बन जाए, उसके बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई करें, शहरों में जा कर के पढ़ाई करें। शहर में रहने वाला बेरोजगार युवक, इसकी आकांक्षा क्या हो सकता है कि उसको एक नियमित वेतन भोगी वाला नौकरी मिल जाए, जैसे उसकी इच्छा है, जो उसकी कौशल है, उस क्षेत्र में उसको अच्छा काम मिल जाए, उसको नियमित रूप में तनख्वाह मिले, अच्छा खासा तनख्वाह, मोटी रकम मिले, उसकी इच्छा ये हो सकती है। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, उसकी इच्छा क्या हो सकती है, उसे अपने भाई के जैसे आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, उसकी आकांक्षा ये हो सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, जैसे ये हमारा गुजरात है, फिर नीचे जाएंगे ऐसे करके भारत का, तो यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, ये ऐसा करके नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में की घाटी में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, इनकी आकांक्षा क्या हो सकती है कि नदी में बाढ़ ना आए, बांध ना टूटे, उनकी फसलें बेकार ना हो, उनके जो वन हैं, जंगल हैं, ज़मीन है, जल है, उसको किसी प्रकार की विपत्ति ना हो, सरकार का कब्जा ना हो, जंगलों की कटाई ना हो, और प्रकृति से जो उनका प्रेम है उसमें कोई अवरोध ना हो, उनकी आकांक्षा ये हो सकती है। तो इस तालिका को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं, सबके विचार अलग अलग हैं। तो समाज में जो अनेक वर्ग हैं, हर वर्ग के लिए विकास की परिभाषा, विकास की जो कसौटियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। तो जो विकास है, विकास में ये बातें साफ आ रहे हैं कि अलग अलग वर्गों के लिए विकास की परिभाषा या कसौटियाँ अलग अलग होती हैं, और किन्हीं दो व्यक्ति या दो गुटों में जो विकास की कसौटियाँ हैं वो एक दूसरे के लिए अंतर्विरोध भी उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर अब देखें कि एक बहन चाह सकती है कि उसके लिए जैसे वो घर के कार्य करती है वैसे भाई भी करे, भाई चाहता है कि नहीं, तो इन दोनों में टकराव हो गया। ऐसे उद्योगपति चाहते हैं कि बांध बड़े बड़े बंधें ताकि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन हो, ताकि उद्योगों में विकास कार्य तेज़ी से हो सके। लेकिन आदिवासी लोग चाहते नहीं, छोटे छोटे बांध बने, चेक बांध बने, चेक डैम और नहरें बनाई जाएँ ताकि उनकी सिंचाई का कार्य हो, वहाँ पे बाढ़ ना आए। तो यहाँ उद्योगपति और आदिवासी के बीच में क्लैश हो गया, टकराव हो गया। इस तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। ठीक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि वह एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक, यहाँ चित्र में क्या छपा है, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते। ये ऐसा कह रहा है कि इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। कार में चलने वाला कोई व्यक्ति है, इसके मन में ये विचार आ सकता है कि आदिवासी लोग विकसित ही नहीं होना चाहते, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि इनके लिए विकसित होने या विकास का अर्थ कुछ और है। इन गाड़ी वाले के लिए विकास का अर्थ हो सकता है कि दो गाड़ियां और आ जाए इनके घर में,
आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ ये होगा कि बड़े बांध न बने, छोटे चेक डैम बने, नहरें बने, ताकि जो उनका प्राकृतिक आवास है उसका विनाश न हो। तो दोनों के लिए विकास की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, इसलिए दोनों में क्लैश, टकराव भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य। आय मीन्स इनकम। आप अगर एक बार फिर तालिका को देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं, है ना, ज़्यादा आय चाहते हैं। जैसे मजदूर चाहेगा कि बेहतर मजदूरी मिले, यानी बढ़िया नियमित काम मिले, लगातार काम मिलता रहे, और काम जो मिले तो उसमें मजदूरी भी अच्छी मिले। किसान चाहेगा कि उसकी उपज, जो उसके उत्पाद हैं, वो अच्छी कीमत उसकी मिले बाज़ार में। तो किसान हो, मज़दूर हो, वो चाहते हैं कि उनको अच्छी आय मिले। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, ना, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। फिर से, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, तो आय तो चाहिए लोगों को, विकास के कसौटियाँ क्या है कि लोगों को आय चाहिए, सही बात है। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो ये सब विकास की कसौटियाँ हैं। आय, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की भाव, यानी कि गरिमा या प्रतिष्ठा हम कह लें। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ना, कि बराबरी, स्वतंत्रता, समानता, आदर मिले। हो सकता है कई बार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इन कंपेयर टू इनकम, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं, अभौतिक माने जैसे कि आदर, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, सुरक्षा, ये सारी अभौतिक वस्तुएं हैं, इनसे भी हमारे जीवन निर्धारित होता है, बेहतर जीवन निर्धारित होता है। अगर आपको यह स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो जिसे मापा नहीं जा सकता वो भी महत्व रखता है बेहतर जीवन के लिए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, गरिमा, गरिमा में सम्मान, ये सब आ गया। और उस तरीके से तो बेहतर आय। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। तो ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, मतलब राजस्थान में कहाँ जाएगी, फिर महाराष्ट्र में आ जाती है। और महाराष्ट्र में यहाँ एक शहर है भड़ोच, भड़ोच शहर के पास ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसी नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे,
जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। अ, कहीं दूर अगर नौकरी मिल रही है तो दूर जाएंगे तो परिवार का क्या होगा, तो परिवार का विकास कैसे होगा, इसमें बाधा आ रही है। तो बेहतर आय के लिए दूर जाना ही पर्याप्त नहीं है। और नौकरी मिल गई, उसमें आय ज़्यादा है, लेकिन वो नौकरी कब छूट जाए कब ना छूट जाए इसकी भी चिंता है। तो यहाँ पे सुरक्षा वाली चिंता है। तो जहाँ पे सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें निहित होती हैं तो वहाँ माना जाता है कि विकास है, बेहतर जीवन है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ठीक, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, यानी सब कुछ मिला करके, जोड़ करके निकालते हैं कि कहाँ पर हमारा विकास है, कहाँ पर बेहतर है। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा करें कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। जैसे वही एग्जाम्पल, हो सकता है कि उद्योगपति चाहें कि अधिक से अधिक फैक्ट्री लगे ताकि उसके फैक्ट्री से ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करके बाज़ार में विक्रय करके ज़्यादा लाभ कमा सकें। लेकिन एक किसान या आदिवासी समुदाय वो चाह सकता है कि जो उसकी प्राकृतिक संपदा है उसका विनाश ना हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, जो पारिस्थितिकी है उसका विनाश ना हो। तो उसके लिए विकास का अर्थ ये होगा। तो देश का विकास, राष्ट्रीय विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है और कई बार दोनों में मतभेद हो सकता है और संघर्ष भी हो सकता है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय क्या है कि भैया कि अलग अलग लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके, या अधिकतम लोगों का अधिकतम तुष्टिकरण या संतुष्ट किया जा सके उनको, और सभी के लिए न्यायपूर्ण स्थितियां हों, और कार्य करने का बेहतर तरीका क्या हो इस बारे में विचार किया जाए, कई लोगों को लाभ हो विकास से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब समावेशी विकास, सबको लेकर के विकास हो तो ही हम राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक चित्र है।
एक ओर तो हाई राइज बिल्डिंग है, खूब ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, और दूसरी ओर नीचे कुछ झोपड़ियां हैं। तो यहाँ पे इसको विकास हम नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों का विकास इसमें हुआ है, जबकि अधिक लोगों का विकास नहीं हो पाया। तो ये राष्ट्रीय विकास नहीं है, यहाँ पे आर्थिक असमानता है। तो विकास उसे कहते हैं जहाँ पर समानता हो, यानी लोगों के जो संपत्ति है, जो आय है, उसमें लगभग समानता हो, बहुत ज़्यादा असमानता ना हो, बहुत ज़्यादा खाई ना हो। तो ये विकास का चित्र नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के विकास का चित्र है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, मतलब अलग अलग देश हैं, तो किस देश में ज़्यादा विकास हुआ, किस देश में कम विकास हुआ, या भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे हम तुलना करें कि विकास का स्तर कहाँ पे कैसा है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, क्या हम आधार लें तुलना करने के लिए? यही बात विकास पर भी लागू होती है। जैसे हम देखें, भूटान एक देश है। भूटान में एक सूचकांक निकाला है जिसको कहते हैं पर्यावरण से संबंधित सूचकांक है वो। जैसे सकल घरेलू उत्पाद होता है, अपने देश का विकास पिछले साल की तुलना में कितना हुआ, समृद्धि कितनी हुई, उसको नापते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन भूटान में है सकल प्रसन्नता सूचकांक है वहाँ पे, कि देश में प्रसन्नता का सूचकांक कितना बढ़ा पिछले साल की तुलना में। तो भूटान के लिए विकास का अर्थ है प्रसन्नता में वृद्धि, जबकि हो सकता है कि अमेरिका के लिए या जर्मनी के लिए विकास का अर्थ हो उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय, है ना, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, है ना। आय में अधिकता है तो इसका क्या अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जैसे वहाँ पे कार, अस्पताल, स्कूल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन के साधन,
ज़्यादा मात्रा में है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञान नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो औसत आय क्या है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकालते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जैसे एक देश है जहाँ की आबादी है 100, एक देश है जहाँ की आबादी है 1000। अब यहाँ पे 1000 व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति 100 रुपये भी कमा रहा है, या हर व्यक्ति मान लो 5 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ का हो गया 5000 रुपये पूरे देश की आय। इस देश में 100 लोग हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, तो पूरे देश की आय हो गई 1000 रुपये। अब यहाँ 5000 रुपये पूरे देश की आय है, यहाँ 1000 रुपये पूरे देश की आय है। तो लग रहा है कि यहाँ पे इस देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो कुल आय है देश की, वो कम है, जबकि इस देश की कुल आय ज़्यादा है, 5 गुना है। लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 5 रुपये प्रति व्यक्ति आय है और यहाँ पे 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति के आधार पर ये देश आगे है, जबकि राष्ट्रीय आय के आधार पर ये देश आगे हैं, ये वाला। तो राष्ट्रीय आय कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सही पैमाना ना हो। तो प्रति व्यक्ति आय हम देखते हैं विभिन्न देशों की क्या है, कि हर देश में हर व्यक्ति की औसत आय क्या है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण उनमें से वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। किस मापदंड का? प्रति व्यक्ति आय। शायद 1.9 है। अगर कोई 1.9 डॉलर रुपए कमाता है हर दिन, तो वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर है। तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित करता है कि लोगों की स्थिति क्या है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय 49,300 डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। तो ये पैमाना विश्व बैंक ने माना है कि समृद्ध देश कौन है? जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 49,300 डॉलर है। कौन सा डॉलर? यूएस वाला डॉलर। तो
49,300 US डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर आय है तो वहाँ पे ये 2019 में मापदंड बना था, वो समृद्ध है या फिर उच्च आय वाला देश है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, मतलब वर्ष या उससे कम है, 2,500 तक है या उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो 49,300 डॉलर समृद्ध या उच्च आय वाला देश है, और 2,500 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष वाला देश जो है वो निम्न लो इनकम कंट्री है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 US डॉलर प्रति वर्ष थी। तो भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 US डॉलर प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश मीन्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, UAE और ये सारे जो देश हैं वो मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं, और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल 6700 US डॉलर थे। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो समृद्ध देशों को विकसित देश कहा जाता है। कुल मिलाकर के जो समृद्ध देश हैं उनको विकसित देश कहा जाता है, और इसमें शामिल नहीं है कौन? मध्य पूर्व के देश शामिल नहीं हैं। तो मध्य पूर्व के देश विकसित नहीं हैं और कुछ अन्य छोटे देश भी इसमें शामिल नहीं हैं। दो देशों की तुलना, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। एक चित्र है, 4 कुर्सी हैं और 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। तो ये गरीब विहीन यानी गरीब नहीं है यहाँ पे, लेकिन अमीर भी नहीं है। गरीब माने कि जितना संसाधन किसी को चाहिए, 4 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी मिल रहा है तो गरीब है। अमीर माने 4 रोटी भूख है लेकिन 10 रोटी है उसके पास, तो अमीर है। और इस चित्र में देखें, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया। तो इन लोगों ने बनाया, 2 लोग बैठे हैं, 2 कुर्सी पे 4 लोग बैठे हैं, तो ये गरीब हो गए। और 4 कुर्सी पर अकेला बैठा है तो ये अमीर हो गया। तो इस गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश ये है, और गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश ये है। आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की 2,36,147 रुपये, केरल का है 2,04,105 और बिहार का है 40,000। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 2018-19 में 2,36,147, केरल का 2,04,105, बिहार का 40,000 है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है हरियाणा और केरल से। हरियाणा केरल प्रति व्यक्ति आय में लगभग बराबर है। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते,
बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। हरियाणा के जो प्रति व्यक्ति आय हैं 2,36,141 के आसपास हैं। केरल 2,04,000 के आसपास, बिहार 40,000 प्रति व्यक्ति आय है 2018-19 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। वास्तव में ये आंकड़े 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40 या 41,000 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। राज्य साक्षरता दर, ये भी आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2018 में, प्रति 1000 बच्चे यदि जन्म लिए हैं तो उनमें कितने बच्चों की मृत्यु हुई? हरियाणा में 30 बच्चों की मृत्यु हुई, बिहार में 32 बच्चों की, केरल में 7 बच्चों की। तो शिशु मृत्यु दर को यदि विकास का पैमाना माने तो केरल आगे है और हरियाणा पीछे है, बिहार तो वैसे पीछे है। साक्षरता दर में देखें तो हरियाणा में 80% है साक्षरता, बिहार में 71% और केरल में 96%। तो केरल बेहतर निकल गया। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर, आयु 14 तथा 15 वर्ष। तो 14-15 साल के बच्चे का स्कूल में उपस्थिति दर क्या है? मतलब प्रति 100 बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो हरियाणा में 67 बच्चे जाते हैं, केरल में 77, बिहार में 55। तो बिहार में आधे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, केरल में 3/4 जाते हैं। तो केरल में साक्षरता, निवल उपस्थिति अनुपात, शिशु मृत्यु दर, इन सब आधारों पर देखें तो विकास का पैमाना ऊंचा है और आय का स्तर भी ऊंचा है, 2,04,000 रुपये का। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। शिशु मृत्यु दर मीन्स किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाती है, जो कि हरियाणा में 30 है, बिहार में 32 है, केरल में 7 है। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। तो साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर नापा जाता है, 7 वर्ष या उससे ऊपर। तो साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर है। तो ये केरल में 96 है, बिहार में 55, बिहार में साक्षरता दर है 71%, हरियाणा में 80। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 14 तथा 15 वर्ष आयु के
स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उसी आयु वर्ग के कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका अनुपात, वो था निवल उपस्थिति अनुपात। तो निवल उपस्थिति अनुपात में 14 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया जाता है, कितने स्कूल जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं उनका अनुपात। और साक्षरता में 7 साल या उससे ज़्यादा के बच्चे लिए जाते हैं। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है, बल्कि 4 गुना है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। केरल की है 2,04,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, और हरियाणा के 2,36,000 रुपये से ज़्यादा। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2018-19 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पे मृत बच्चों का अनुपात। तालिका एक अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे हैं? तो सार्वजनिक सुविधाएं इसके पीछे हैं, पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, 2,36,000 से ज़्यादा है। केरल में 2,04,000 से ज़्यादा है। लेकिन शिशु मृत्यु दर में देखें तो केरल में 7 बच्चे हैं, के हरियाणा में 30 बच्चे हैं। और उपस्थिति अनुपात अगर देखें 14-15 साल के बच्चों का, जिसे कहा जाता है निवल उपस्थिति अनुपात, वो भी केरल में अच्छा है। तो यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतया आपको आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकते, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य यानी चीज़ें आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता।
वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा घर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। क्या आप करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से बच्चों में बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाते क्योंकि सरकार या समाज ने उनके इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, यानी 7 है। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। 14 लाइन। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़े दिए गए हैं। ये UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं हिंदी में। तो और इसमें 3 मापक हैं। इन 3 मापकों के अनुसार, इन 3 संकेतक इंडिकेटर्स के आधार पर देशों की तुलनाएं करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा विकास है, कहाँ पे कम विकास है। एक है हेल्थ पैरामीटर, यानी स्वास्थ्य को देखते हैं विभिन्न देशों में एजुकेशन का स्तर देखते हैं, और विभिन्न देशों के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, कि हर व्यक्ति कितना रुपए कमाता है। इसके आधार पर देशों की तुलनाएं करते हैं कि कहाँ पे मानव विकास का स्तर ज़्यादा है, कहाँ पे मानव विकास कम हुआ है। तो 2019 में जो आंकड़े आए हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2020, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो भारत में सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो 6,681 है, यानी लगभग 6700, हम कह लें 6700 US डॉलर है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। जन्म के समय संभावित आयु, यानी जो औसत आयु है, कितने साल लोग जीते हैं भारत में औसतन, तो लगभग 68.8, या हम कह लें 69 साल के आसपास लोग जीते हैं। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, तो 6.5। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक देखें तो भारत जो है 130वें स्थान पर था 2020 वाले रिपोर्ट में।
कुछ जी के वाली बातें हैं। HDI का अर्थ है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ये तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में है। तो 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर था। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ठीक है, सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है? हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं हैं। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता क्या होता है कि देश में विकास हो, लेकिन इस प्रकार से विकास हो कि आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी देश में जो संसाधन है वो सुरक्षित बने रहें। इसलिए कहा गया कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। यानी हम ज़्यादा ज़मीन से खुदाई करके ज़्यादा पानी का निष्कासन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका वेस्ट कर रहे हैं। 300 ज़िलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। तो भूमिगत जल, यदि हम इस साधन का 300 जिलों से सूचना मिली है कि पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। फिर से भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया गया है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय, जिसको हम नवीनीकृत कर सकते हैं, नवीन कर सकते हैं। जैसे एक सोलर पैनल है, उससे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।
सूर्य का प्रकाश पड़ा, एनर्जी मिली और उस ऊर्जा का हम उपयोग कर लिए, लेकिन अगले दिन फिर से नया ऊर्जा हमको मिल सकता है, तो ये नवीकरणीय स्रोत है। ऐसे भूमिगत जल भी नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ कोई खड़ा है, ये धरती के नीचे अंडरग्राउंड पानी यहाँ पे जाएगा रिस रिस करके। मान लो कि एक साल में 10 लीटर पानी नीचे जाता है, एक साल में जितना बारिश होता है 10 लीटर पानी नीचे जाता है, और अगर हम 12 लीटर पानी निकाल रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब जितना पानी अंदर जाता है हर साल उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, तो ये अति उपयोग हो गया। इसे कहेंगे जल का अति दोहन, अति उपयोग। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है। तो गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला को कुछ वर्ष हम यूज़ करेंगे, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, फिर समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी गैर नवीकरणीय साधन है, इसको हम 200 साल, 300 साल यूज़ करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो गैर नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। आज पवन ऊर्जा से ऊर्जा को इकट्ठा कर लिए, कल फिर पवन चलेगी, फिर ऊर्जा से इकट्ठा हो जाएगा। तो पवन ऐसा नहीं कि 200 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय स्रोत हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। ऐसे भूमिगत जल भी जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। भूमिगत जल नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन अति उपयोग करेंगे तो नुकसानदेह है। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अब देखें प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो विकास अगर हम विश्व बैंक देखें तो वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, कैपिटल नहीं कैपिटा, के आधार पर निर्धारित करती है। 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक उच्च आय स्तर वाले देश, मध्यम आय स्तर वाले देश, निम्न आय स्तर वाले देश। उच्च आय स्तर वाले देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो आय है वो $49,300 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होती हैं। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति $49,300 कमा रहा है
उसे कहते हैं उच्च आय वाला देश। जहाँ पे 2,500 या उससे कम डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में कमा रहा है, उसे कहते हैं निम्न आय वाला देश। भारत आता है मध्यम आय वाले देश, मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है 6700 डॉलर। तो विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय सही, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि चारों के आधार पर करते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका में मानव विकास जो है बेहतर है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय इस मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? तो प्रति व्यक्ति आय की सीमा ये है कि देश की राष्ट्रीय आय अगर ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति के पास आय का वही इनकम हो सकता है कुछ लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो, इसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय आती हो ज़्यादा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय देश में कुल आय का कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों की अधिक आय प्रति व्यक्ति आय में इजाफा करें, तो ये एक सीमा है। विकास मापने का यूएनडीपी मॉडल क्या है? तो यूएनडीपी मॉडल में 3 संकेतक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, जिसे डॉलर में मापा जाता है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा के नवीकरणीय गैर नवीकरणीय दोनों का स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो हाइड्रोलिक जो ऊर्जा है, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी जो है, जल ऊर्जा, उसका प्रयोग करते हैं। गैर नवीकरणीय में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इन सब का भी प्रयोग करते हैं। अब से 50 वर्ष बाद संभावना ये है कि गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसका प्रयोग हम बहुत कम करने लगेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन समुचित रूप से उपलब्ध रहें। तो ये रहा इसमें वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।